तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर सेकंड के कुछ आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का, जिनको आपने स्किप नहीं करना है, अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। तो देखो, जैसा कि हमारा चैप्टर का नेम है इस मैटर अराउंड अस प्योर, वैसे तो हम इसके बारे में डिस्कस नोट्स में कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि मैटर आपको, जैसा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, मैटर क्या है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ हमारा मास हो और जो कोई ना कोई थोड़ा से ज़्यादा कुछ भी स्पेस ले, दैट इज़ अवर मैटर। ठीक है, अब बात आती है कि अराउंड अस प्योर, ये क्या है, क्या मैटर। तो कहने का मतलब है कि क्या मैं जो हमारे आसपास मैटर हैं वे प्योर हैं। हमारे आसपास बहुत सारे मैटर हैं। देखो, हर चीज़ हमारे आसपास मैटर है, हर चीज़ कोई ना कोई स्पेस ले रही है। मैं मिट्टी के एक कण की भी बात कर लूँ तो वो भी, उसका भी अपना कोई मास है, वो भी एक छोटा सा स्पेस ले रही है। किसी भी लिविंग थिंग की मैं बात कर लूँ, दैट ऑल्सो टेक स्पेस एंड हैव मास। किसी भी नॉन लिविंग थिंग की मैं बात कर लूँ तो इट ऑल्सो टेक स्पेस एंड हैव मास, देन ऑल थिंग्स आर मैटर। बट क्या हर एक चीज़ प्योर है, क्या हर एक मैटर प्योर है? तो इसी चीज़ की हमने इस चैप्टर में बात की है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है पेज नंबर 15 पे। आपके जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से है, व्हाट इज मींट बाय प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होगा? देखिए, आपको पता है प्योर यानी प्योरिटी, जो चीज़ प्योर है दैट इज प्योर सब्सटेंस। तो मटेरियल दैट इज कंपोज्ड ऑफ वन ओनली टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। देखिए, एक सब्सटेंस है जो केवल और केवल एक ही पार्टिकल से मिलके बना है, दैट इज प्योर सब्सटेंस। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हमारी हवा है, एयर है, तो एयर की वैसे देखो, वैसे बात कर रहा हूँ मैं, एक कॉमन सी हवा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हवा के अंदर हमारे कितने सारे जो हमारे गैसेस हैं, तो क्या वो प्योर है? हवा नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ केवल और केवल ऑक्सीजन गैस की, वो प्योर है हमारी। क्यों? क्योंकि उसमें तो बात क्या ही रहा हूँ कि वो ऑक्सीजन ही है मेरे पास, ले ही मैंने ऑक्सीजन ले रखी है। ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी मैटर जो कि केवल सॉरी हमारे एक तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हो और कोई इसमें पार्टिकल्स ना हो, यानी मतलब उसी तरह के हों, अदर टाइप ऑफ पार्टिकल्स कंपोज ना हो, दैट इज़ आवर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस हैव सेम केमिकल नेचर। देखो, वही मैंने अभी बात करी कि कोई भी प्योर सब्सटेंस है, उसके अंदर जो हमारे, मान लीजिए मेरे पास प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि आपका यहाँ पे कोई भी मैं मैटर बना लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास कोई मैटर है, इसके अंदर बहुत सारे हमारे पार्टिकल्स इस तरह से, हमारे बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं इस तरह से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि कोई सॉलिड पार्टिकल है, तो अगर मेरे पास जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, मैं इसको प्योर कब कह सकता हूँ? व्हेन ऑल ऑफ द पार्टिकल्स आर ऑफ सेम काइंड। ये हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सेम होंगे। तो अगर ये सेम है, मैं इनकी कभी फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ कि छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, उसको फिजिकल कैटेगरी में लेते हैं। प्योर सब्सटेंस हमें पता लगेगा किसी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टी से। ठीक है, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, तो अगर मेरे सभी एक सब्सटेंस के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका जो केमिकल नेचर है, ठीक है, जो उनका हमारा केमिकल नेचर है, अगर वो सेम होगा, देन द सब्सटेंस इज प्योर। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, तो इसलिए हम कब एक सब्सटेंस को प्योर कह सकते हैं? जब हमारे ऑल ऑफ द पार्टिकल्स एक मैटर में सेम होंगे, किसी सब्सटेंस में सेम काइंड के होंगे, उनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। देखो, अब हमारे जो मिक्सचर होते हैं दो तरह के होते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक सब्सटेंस है, उसके अंदर अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनसे मिलकर के मेरा एक ही सब्सटेंस बना हुआ है, तो अब इसके अंदर जो है हमारे अलग अलग तरह के मिक्सचर आते हैं। तो दो तरह के यहाँ पे हैं, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। अगर मैं बात करता हूँ होमोजेनस मिक्सचर की, तो होमोजेनस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एक तो इनके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो हमारा यूनिफॉर्म होता है। दूसरा क्या, इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स।
कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि मैंने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर मैंने शुगर डाल दी, ठीक है, इस तरह से मैंने उसके अंदर शुगर डाल दी, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये मेरी जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिज़ोल्व। एंड डिज़ोल्व होने के बाद क्या हो जाएगी? इनविजिबल हो जाएगी। तो यानी कि अब मुझे अलग से तो नहीं दिख रहा कि पानी और जो आइस है उसमें कोई मुझे डिफरेंस क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इससे मैं क्या पता चल रहा है कि वहाँ पे मेरा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कोई भी उसके अंदर मतलब हमारी कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं है। मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे वाटर दिया है कि उसके अंदर पानी और शुगर अलग अलग है, इसको मैं नहीं देख पाता हूँ, वो हमारी इनविजिबल हो जाती है, पूरी तरह से मिक्स हो जाती है। तो इस तरह के मिक्सचर को मैं कहता हूँ होमोजेनियस मिक्सचर। इसके आपके कुछ एग्जांपल हैं। सॉल्ट अगर वाटर में डालूंगा वो भी इनविजिबल हो जाएगा, शुगर डालूंगा वो भी इनविजिबल हो जाएगी। और थर्ड है कि अगर पानी के अंदर मैं कॉपर सल्फेट डालता हूँ तो पानी ब्लू ज़रूर हो जाएगा, लेकिन मैं कॉपर सल्फेट और वाटर को अलग अलग तरीके से नहीं देख सकता, वो एक ही दिखेंगे, एक ही मिक्सचर हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन अगर इससे डिफरेंस में मैं बात कर लेता हूँ हेट्रोजेनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। वैसे कि इसके अंदर मेरी जो बाउंड्रीज हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वो अलग अलग मुझे विजिबल रहेंगी। जैसे अगर मैंने कोई कंपोनेंट लिया, उसके अंदर मैंने दूसरा कंपोनेंट डाल दिया, तो वो भी इनविजिबल नहीं होगा, मुझे साफ साफ दिखेगा। ये इसके और इसके बीच में बाउंड्रीज नज़र आएंगी, अलग अलग मुझे डिफरेंस दिखाई देगा। तो इससे हमारे कुछ एग्जांपल हो जाएंगे कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स को मिला दूँ, यानी कि NaCl, ठीक है, कि अंदर अगर मैंने क्या प्लस कर दिया, फेरस को मिला दिया, ठीक है। और अगर सेकंड एग्जांपल हो जाता है, अगर मैंने साल्ट और सल्फ़र को मिला दिया, ठीक है, अगर मैंने साल्ट के अंदर सल्फ़र डाल दिया तो वो हमारे क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए हमारे पेज नंबर 15 के क्वेश्चन हो गए एंडिंग, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है हमारे पेज नंबर 18 के क्वेश्चंस। तो मैंने होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस बताना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम वही दोबारा होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस हो जाता है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो देखो एक मिक्सचर जिसके अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है पूरे मिक्सचर में, जैसे कि सॉल्ट का वाटर में, शुगर का वाटर में, कॉपर सल्फेट का, आयोडीन का अल्कोहल में, तो ये सब हमारे कैसे होंगे, होमोजेनस। हेट्रोजेनस जहाँ हमारी बाउंड्रीज विजिबल होंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल व्हीट फ्लोर इन वाटर है, पानी के अंदर मैं आटा डाल देता हूँ तो मुझे अलग ही नज़र आता है। पानी के अंदर मैंने दूध को डाल दिया, देखो ये हाँ जी, वैसे तो मुझे मिल्क एंड वाटर एक ही दिखाई देंगे, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। इसका एक एक्सपेरिमेंट हमारा टिंडल इफेक्ट से भी देखा जाता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जैसे मेरे पास कोई चीज़ है, ठीक है, मैंने वहाँ से एक लाइट को पास किया, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ से लाइट पास की तो वो टकरा रही है, और वहाँ पर मेरा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या लाइट मेरी सीधी निकल रही है, क्या लाइट मेरी ऊपर नीचे होकर के निकल रही है, फैल रही है, या फिर मेरी लाइट इसके अंदर तो नज़र आ रही है, इस तरह हमारी इसके अंदर तो इस तरह फैलती नज़र आ रही है, लेकिन बाहर जो है वो विजिबल नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बाहर हमारी लाइट कैसी है, विजिबल नहीं है। तो ये हमारा टिंडल इफेक्ट होती है। तो इनका एक्सपेरिमेंट से भी इनको जाना जाता है, जैसा कि आपने इसके बारे में नोट्स में पढ़ा भी। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो देख लीजिए, सोल क्या है, हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में, जो हमारे सोल होते हैं दैट आर हेट्रोजीनियस इन मिक्सचर। सॉल्यूशन की बात करूँ तो ये मेरा होमोजीनियस होता है, और अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो हेट्रोजीनियस होते हैं। क्लियर है आपको तीनों चीज़ें, सॉल्यूशन होमोजीनियस होगा और मेरा सोल और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होगा। हाँ जी, सोल जो है दिस स्कैटर बीम ऑफ लाइट एंड हैंस शो टिंडल इफेक्ट। अच्छा जी, जो मेरा सोल होता है ये आपका टिंडल, ये देखो टिंडल इफेक्ट के बारे में यहाँ पे आ गया ना, कि ये लाइट को स्कैटर करेगा, मेरा लाइट को फैलाएगा, और जिसके कारण ये यहाँ पे टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन कभी भी, होमोजेनस मिक्सचर कभी भी लाइट को स्कैटर नहीं करेगा और टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखो एक बार दोबारा बताता हूँ। एक मेरे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इसके मेरे कुछ पार्टिकल्स हैं इस तरह से, एक सेकेंड, हाँ जी, मान लीजिए ये मेरा कोई पार्टिकल है,
सब्सटेंस है, इसके अंदर मेरे कुछ पार्टिकल्स हैं। अब मान लीजिए मैंने इधर से लाइट को डाला, ठीक है, लाइट आई, इधर टकराई और यहाँ पे चली गई, यहाँ से टकराई यहाँ चली गई, यहाँ से टकराई यहाँ चली गई, यहाँ से टकराई यहाँ चली गई। तो ये सब जो है मेरे यहाँ टिंडल इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? टिंडल इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी मेरा जो होमोजेनस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, और सस्पेंशन जो है वो भी स्कैटर करेगा लाइट को, टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। सोल की बात करूँ तो वो स्टेबल होते हैं। सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्ट जैसे वाटर में डाल दिया, वाटर में मैंने श्योर डाल दिया, ये सब हो जाएंगे। और सस्पेंशन की बात करूँ तो जैसे मैंने वाटर के अंदर सैंड को डाल दिया, डस्टी एयर हो गई, हवा के अंदर जो है डस्ट है, ये सब चीज़ें मेरी सस्पेंशन में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मुझे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। 36 ग्राम मुझे सोडियम क्लोराइड को मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डाला है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जो मेरा सोडियम है, सोडियम की अमाउंट मैंने कितनी ली है? 36 ग्राम ली है। और अगर मैं सोडियम क्लोराइड की है जी, यहाँ पे मेरा गलत हो गया। तो यहाँ कहता है कि मैंने जो सोडियम क्लोराइड की अमाउंट ली है वो कितनी ली है? 36 ग्राम ली है। और अगर मैं बात करूँ हम वाटर की, कितने वाटर के अंदर उसे डाला गया है, तो मैंने वाटर की जो अमाउंट ली है वो 100 ग्राम ली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बताना है फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस, एक सेकेंड, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। अगर मैं इस टेम्परेचर की बात करूँ तो उसके कंसंट्रेशन को मैंने बताना है। हाँ जी, तो मास ऑफ सोल्यूट, सबसे पहले सोल्यूट क्या होता है? जो कि सॉल्वेंट में डाला जाता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें सोल्यूट को डाला जाता है। क्लियर है बात? यानी कि सोल्यूट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसको दूसरे सब्सटेंस में डाला जाता है। दूसरा सब्सटेंस सॉल्वेंट क्या है? जिसके अंदर दूसरा सब्सटेंस डाला गया है। ठीक है, सोल्यूट हमारा कम अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट हमारा ज़्यादा अमाउंट में होगा। सोल्यूट यहाँ पे मेरा सोडियम क्लोराइड है 36 ग्राम, सॉल्वेंट हमारा है 100 ग्राम। तो अगर मुझे कंसनट्रेशन निकालनी है किसी चीज़ की तो कैसे निकालूंगा? मैं सॉल्यूशन का मास निकाल लूँगा। अब मैंने मास बताना है। देखिए सोडियम क्लोराइड का मास मुझे यहाँ पे गिवन है कितना? हाँ जी 36 ग्राम, और वाटर का मास गिवन है 100 ग्राम। ठीक है, तो मुझे अब यहाँ पे अगर टोटल मास निकालना है तो मैं इसके मास को और इसके मास को क्या कर दूँगा? ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद क्या होगा? मेरे पास टोटल मास आ जाएगा 136 ग्राम। तो अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास सोल्यूट का मास है, हाँ जी मेरे पास सोल्यूट का मास क्या है? 36 बाय में मुझे क्या लेना है? मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास। अब सॉल्वेंट देखिए आपके पास 100, आप कई बच्चे क्या करेंगे, ये सॉल्वेंट यानी 100 ग्राम मास ले लेंगे। देखिए 100 ग्राम नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि 100 ग्राम तो वो पहले था, 36 ग्राम उसमें ऐड भी तो कर दिया, टोटल तो 136 हो गया ना, तो वो हमारा सॉल्वेंट है एग्जैक्टली। ठीक है, 36 ग्राम मेरा जो सोल्यूट है, बाय में 136 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, मेरी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो डिवाइड हो गई वो आपका काम है डिवाइड करना। बाकी जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ 26.47%। हाँ जी, यहाँ पे आपका पॉइंट है 26.47% आपका जो मेन आंसर है वो रहेगा। क्लियर है? तो कंसंट्रेशन अगर आपके पास निकालने के लिए आती है तो सीधा सा फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको सोल्यूट पता हो जो थोड़ी मात्रा में है, फिर सॉल्वेंट पता हो जो ज़्यादा मात्रा में है, देन आपको टोटल मास निकाल लेना है उनके मास को ऐड करके। उसके बाद आपको ऊपर मास ऑफ सोल्यूट लिखना है, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, लेकिन सॉल्वेंट जो हमारा न्यू बनता है दोनों का ऐड करके। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट में सोल्यूट भी तो डल जाए तो टोटल लेंगे हम, इनटू के 100% करेंगे, आप कंसंट्रेशन जो है इस टेम्परेचर पे निकल करके आ जाएगा। हाँ जी, इसके बाद आपके पेज नंबर 24 के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल। अब मेरे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर केरोसिन है और पेट्रोल है। डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, और जो उनके बीच के उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के जो बीच का डिफरेंस है वो है 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। ठीक है, तो विच आर मिसिबल विद ईच अदर, और दोनों वो जो हैं एक दूसरे से मिसिबल हैं, घुले हुए। केरोसिन एंड पेट्रोल आर मिसिबल लिक्विड, ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज 25 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है। सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, तो एक मेथड होता है, आपका प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन की, उसके द्वारा मैं इसको अलग कर सकता हूँ।
तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इस मेथड के अंदर जो केरोसिन और पेट्रोल का मिक्सचर है उनको एक डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर लिया जाता है। एक थर्मोमीटर जो है उसके अंदर फिट होता है। वी ऑल्सो नीड अ बीकर, हमें एक बीकर भी चाहिए, एक वाटर कंडेंसर चाहिए, एक बंसन बर्नर चाहिए। ऑपरेटर्स को जो है आपने इस फिगर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि मैंने एक डिस्टिलेशन यहाँ पे फ्लास्क ले रखी है। ये वाली जो है मेरी डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे इसके अंदर है ये मेरा मिक्सचर है, किसका, केरोसिन प्लस पेट्रोल का। थर्डली मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक थर्मोमीटर फिट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वाटर का आउटलेट, जहाँ से वाटर मेरा यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है, वो आउटलेट बना रखा है। उसके बाद क्लैंप भी लिया है, वाटर कंडेंसर भी लगाया है इसके अराउंड, कोल्ड वाटर है इसके अंदर। कंडेंसर का मतलब क्या है, देखो कंडेंसेशन आपने एक प्रोसेस पढ़ी है चैप्टर फर्स्ट में, जब वेपर्स हमारे वाटर में कन्वर्ट होते हैं तो कंडेंसर जो कंडेंस करेगा, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो वाटर आ रहा है उसको कंडेंस करने के लिए साइड्स में कोल्ड वाटर डाल दिया, साइडों में क्या डाल दिया मैंने, कोल्ड वाटर डाल दिया, और नीचे हमारी केरोसिन निकल रही है, ठीक है। तो देखो अब करना क्या है, ये तो आपको आई ऑपरेटस समझ आ गया पूरा, कैसे लगाना है, फिट कैसे करना है। अब देखो जो जो ऑपरेटस है उसके अकॉर्डिंग लगा दिया। अब मिक्सर हीट होना शुरू होएगा, धीरे धीरे हम उसको हीट करेंगे बर्नर के साथ, तो वो हीट होना यहाँ पे शुरू होगा। अब जो थर्मोमीटर है उसको हमने साइमल्टेनियसली देखना है। केरोसिन विल वेपोराइज एंड कंडेंस इन द वाटर कंडेंसर। क्या होगा, जो केरोसिन है वो उड़ेगी, ठीक है, वेपोराइज होगी, वेपर्स में कन्वर्ट होगी। वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, अब वो क्या करेगी, हमारी वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद इधर जाएगी, क्योंकि ऊपर तो जगह नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं तो निकलना है, तो यहाँ आएगी। जब वो यहाँ आएगी तो यहाँ पे हमारा कंडेंसर लगा है, वो क्या करेगा, वाटर को हमारे केरोसिन को हमारे कंडेंस कर देगा। और जब वो केरोसिन को कंडेंस करेगा तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, नीचे केरोसिन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हमें मिल जाएगा, ठीक है। और जो पेट्रोल है वो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर बच जाएगा। क्लियर है अब तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऑपरेटर्स बना करके, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो अच्छा सा एक नीट एंड क्लीन डायग्राम अगर बना देते हैं आप, उसके अंदर सारा लेबलिंग कर देते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन के पूरा ठीक होने का चांस है वो बहुत बढ़ जाता है। और अगर आप ऐसा लेबलिंग करते हैं तो ये एक गुड इम्प्रेशन टीचर पे डालता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट। हाँ जी, अब मैंने 3 यहाँ पे पार्ट दे रखे हैं इसके, कि मुझे अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करना है, तो उसके मैंने कुछ टेक्निक बतानी है। अगर मेरे पास बटर है, मक्खन है, उसके कर्ड में डाल रखा है दही में, तो मैं किस प्रोसेस से उनको अलग करूँगा, सेंट्रीफिकेशन की प्रोसेस से। अगर मैंने समुद्र के पानी से साल्ट को अलग करना है तो कौन सी प्रोसेस अपनाऊँगा, इवेपोरेशन। अगर साल्ट में से कैम्फर को अलग करना है तो मैं कौन सी प्रोसेस अपनाऊँगा, सब्लिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो मैंने 3 प्रोसेस के नाम लिए, सेंट्रीफिकेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन। तो देखो सब्लिमेशन, इवेपोरेशन तो आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ के आए हैं, लेकिन सेंट्रीफिकेशन क्या है, सेंट्रीफिकेशन में मेरा क्या होता है, एक हमारे सेंट्रीफाई होता है, उसके अंदर इनको सॉल्यूशन को डाल करके रोटेट किया जाता है। और जब इतनी तेज़ी से वो रोटेट होता है कि उसमें क्या होता है, हमारा जो आपका डेंसर सॉल्यूशन का हमारा पार्टिकल्स हैं वो साइड्स में आ जाते हैं फ्लास्क के, और जो लाइटर होते हैं वो सेंटर पे ही रहते हैं। तो इस तरह से जो हमारा मटेरियल है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। इवेपोरेशन में क्या होता है, समुद्र के पानी को गर्म करेंगे, पानी भाप में उड़ जाएगा, नीचे हमारा सॉल्ट रह जाएगा। और कैम्फर की बात करें तो सब्लिमेशन, कैम्फर आपको पता है डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड गैस में चेंज होता है। सब्लिमेशन के थ्रू मैं कैम्फर को गैस के रूप में उड़ा दूँगा, कलेक्ट कर लूँगा या फिर अलग से, और सॉल्ट मेरा बच जाएगा। क्लियर है आपको। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से क्या सेपरेट किया जाता है, तो क्रिस्टलाइजेशन की जो मेथड होता है उसको सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है टू क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। इन पे मैंने बताना है कि ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। अगर मैं पेड़ को काट रहा हूँ तो ये क्या है, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज तो नहीं आया है, फिजिकल चेंज है। केवल जो पेड़ खड़ा था उसको मैंने 2 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, उसकी गिनती बढ़ गई, एक था वो 2 में हो गया, ठीक है। अगर मैंने एक पैन के अंदर बटर लिया, उसको पिघला दिया, देखो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो
चेंज नहीं हुई, पहले वो सॉलिड था अब लिक्विड है बस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फिजिकल स्टेट में चेंज आया है। अगर मैं कहूँ कि अलमीरा पे जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, दैट इज़ मेरा केमिकल चेंज, क्योंकि जो उसका केमिकल फार्मूला है वही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि वाटर को मैं स्टीम बनाने के लिए बॉयल कर रहा हूँ, देखो कभी भी अगर किसी चीज़ की स्टेट चेंज हो रही है तो वो मेरा हमेशा फिजिकल चेंज में आएगा। वहाँ पे कोई उसकी फिजिकलिटी में चेंज आया है, उसकी फिजिकल एबिलिटी में चेंज आया है, कोई उसकी केमिकल जो उसकी एबिलिटी है वो चेंज नहीं हुई है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैंने वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया और वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, देखो यहाँ पे अलग ही पता चल रहा है कुछ केमिकल रिलेटेड बात हुई है, तो यहाँ मेरा केमिकल चेंज आएगा, क्योंकि जो वाटर था H2O हाँ जी, तो आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला कैसा होता है, H2O होता है, ठीक है। जब मैं इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या करता हूँ, एक सेकंड रुकिए आप, हाँ जी, आपको पता है कि जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O। जब मैं इससे पास कराता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, क्या पास कराता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे क्या होता है, मेरे जो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हैं प्लस ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग निकल जाते हैं। यहाँ टू लगा देंगे, यहाँ टू लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग निकल जाते हैं, जिसके कारण यहाँ मेरा केमिकल चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कॉमन साल्ट को पानी में डाल दिया तो फिजिकल चेंज है भाई, पहले सॉल्ट और वाटर अलग अलग थे, उनके बाद मिक्स कर दिया। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो वाटर वाले केस में भी ऐसे ही हुआ कि पहले वो वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठी थी फिर मैंने अलग कर दिया, लेकिन देखिए एक चीज़ होती है कि वो पार्टिकल एक ही है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल था जिसको मैंने आगे अलग अलग तोड़ा था, लेकिन यहाँ पे मैंने दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को मिक्स किया है और वो सेपरेट ही केवल मुझे मिक्स होके दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये चेंज है हमारा, इसको थोड़ा आपने ध्यान से समझना है। अगर मैं कहूँ कि मैंने फिर रॉ फ्रूट से उनको काट करके सैलेड बना दिया, फ्रूट सैलेड, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज है, केवल वो साबुत था मैंने उसको काट दिया। अगर मैं कहूँ कि एक पेपर को वुड को जलाया तो वहाँ केमिकल चेंज है, क्योंकि वहाँ पे उसकी स्टेट तो चेंज हो रही है बट वहाँ पे साथ ही साथ कुछ ना कुछ चेंज आ रहे हैं। जैसे अगर मैं लकड़ी पेपर जलाता हूँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ कार्बन भी निकल रही है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पे केमिकल्स का फंडा है, ठीक है। तो केमिकल चेंज भी होगा। हाँ जी, अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इन ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए और एक बार इनको समझ करके उसके बाद इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को अपनी तरफ से भी ट्राई कीजिए, ठीक है। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।